गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, हाय, कैसे हो आप सभी। और जैसा मैंने कहा था कि ध्वनि पे कुछ हम चर्चा करते हैं। ध्वनि और तरंग, वास्तविकता में ध्वनि जो होती है ना, वो तरंग से ही उत्पन्न होती है। अच्छा लग रहा होगा ये भी बताना, क्लास फेस टू फेस वार्ता हो रही, लगेगा कि जैसे क्लास में ही है। ये मेरा स्टडी रूम, स्टडी टेबल देख सकते हैं आप, मतलब पूरा फैला हुआ है, किताब विताब रखी हुई है सब। चलिए, ध्वनि और तरंग हम पहले पढ़ते हैं। तरंग क्या होती है? देखिए, तरंग क्या होती है? सामान्य रूप से पानी में उठने वाली लहरें होती हैं। कभी पानी में पत्थर मारे हो कि नहीं मारे हो? मारे होगे, फिल्मों में देखे होगे, ऐसे वहाँ खड़े हैं हीरो हीरोइन, यो पानी का वो जा रहा है, ये उठ रहा है, ये उठ रहा है। वही क्या होता है? लहरें। पानी में लहरें उठती देखी हुई, बाढ़ का पानी, ऊपर को पानी उठना, ज्वार होता है, नीचे गिरना, भाटा, वही लहरें जो होती हैं। अर्थात इनका संचरण ऊपर नीचे कंपन करता हुआ था, यों 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 होगा, ऐसे ऐसे नीचे, जैसे हम बताए थे ना। संचरण कैसे होगा इनका? इस तरीके से होगा ये संचरण, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? वास्तविकता। वास्तव में तरंग का आधार ही कंपन है। जो तरंग होती है वो आधार, उसका क्या होता है? कंपन। चूंकि तरंग ही आगे ध्वनि में बदलती है, तो हमने इसलिए पढ़ाया है कि जो ध्वनि का आधार है वो भी क्या है? कंपन। जो ध्वनि का आधार है वो भी क्या है? कंपन। देखो पूजा हो रही, सुन लीजिए, इसकी भी साउंड आ रही होगी। अच्छा, तरंग के प्रकार क्या होते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यांत्रिक तरंगें होती हैं, अयांत्रिक तरंगें होती हैं। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वही हमारा ध्वनि होता है। पढ़ लीजिए, इतना याद रखिए। अगर कोई पूछे ध्वनि किस प्रकार की तरंगें हैं, तो यांत्रिक, मैकेनिकल वेव्स, यही लिखना है तुम्हें। ध्वनि यांत्रिक तरंगें हैं, ध्वनि यांत्रिक तरंग है, बस इतना ही लिखना। बकाया जितना लिखा है ये नहीं लिखना है। अभी एनसीईआरटी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब उसमें पूरा लिखवाएंगे। ध्वनि यांत्रिक तरंगें हैं, इतना लिख लीजिए, ठीक है। आगे चढ़िए, आगे। अब देखिए, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें देखो, ये हमने कहा था ऐसे कि नहीं, बनाना है। ये ऊपर जो उठेगा बिंदु स्ट्रिंग कहलाएगा, जो नीचे होगा गर्त कहलाएगा। क्रेस्ट और ट्रफ। देखिए, कण की दिशा ऊपर जा रहा है कण, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है। तरंग कहाँ जा रही है? आगे, लेकिन कण यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो कण ऊपर की ओर भाग रहे, तरंग आगे। देखो, ये दोबारा से दिखाते हैं आप। देखिए, कण जो तरंग है वो तो ऐसी जा रही ना, लेकिन कण देखो, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो कंपन की दिशा सीधी है। कण, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंगों में और कण में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। कितने अंश का बनता है? 90 अंश का। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, कण संचरण की दिशा होती है। अभी एक बात ध्यान दी, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम में, कहाँ? केवल ठोस माध्यम में। केवल शब्द लिख गया मतलब ये कंफर्म हो गया, केवल ठोस माध्यम में और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती हैं। और कहाँ होती हैं? द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती हैं। आगे चलिए, अब दूसरा पढ़ना अनुदैर्घ्य तरंगें। कौन सी पढ़नी? अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगें। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगें ये हमने पढ़ाई थी कि नहीं? ये ली थी कि संपीड़न, पास में जो आया उसको संपीड़न, पास में जो आया उसको संपीड़न। देखो, ये पास में आया संपीड़न, ये दूर था रिफ्रैक्शन, विरलन। ये क्या हो गया? विरलन हो गया। क्या हो गया? ये विरलन हो गया। क्या हो गया? विरलन। ये संपीड़न। देखो, संपीड़न से संपीड़न तक की दूरी क्या कहलाई? वेवलेंथ कहलाई। क्या कहलाई? अब देखो, इसमें ये कण भी ऐसे चल रहे और तरंग की दिशा भी ऐसी है, एक ही है। क्या है? एक ही है। जहां को कण वहीं को तरंग। जहां को जा रहे हैं कौन? तुम्हारी संगीता, वहीं को जा रहे हैं रमेश। संगीता और रमेश इसमें चल रहे थे एक से। और जबकि अनुप्रस्थ में क्या था? संगीता यहाँ को जा रही थी, रमेश यहाँ को जा रहे थे, मेल नहीं हो रहा था। इसलिए इसमें बनती है ध्वनि, संगीत, प्रेम। आगे देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण के संचरण की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा एक समान होती है। लिख लीजिए, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण के संचरण की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा एक समान होती है। स्टार बना के लिखिए। इस दौरान संपीड़न और विरलन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 2 पॉइंट, जितना बता रहे उतना ही लिखना है। जब बोलेंगे लिखना वही, नहीं तो सुनना है। नोट लिखिए, अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यम में उत्पन्न होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यम में उत्पन्न होती हैं, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है। अगर लिखो, ध्वनि जो है वो तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। याद रखना, ध्वनि कैसी तरंग है? पहले तो ध्वनि
स्टार बना के लिखो, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक में भी कैसी अनुदैर्घ्य है, कैसी अनुदैर्घ्य, जो इयों 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 चलती है इसको अनुदैर्घ्य कहते हैं। जो ऐसे रस्सा से चलती है वो अनुप्रस्थ कहलाती है। ठीक है, ध्वनि में साउंड में SOUND आता है। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य है। कैसी है ध्वनि? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। ठीक है, अब कुछ शब्दावली पढ़ते हैं जैसे तरंगों से। आयाम, आयाम क्या होता है? किसी भी तरंग संचरण के द्वारा उसका अधिकतम शीर्ष विस्थापन आयाम कहलाता है। आप इसको लिख लीजिए, हम कल क्लास में इसको एक बार और समझा देंगे। अधिकतम शीर्ष विस्थापन, ये देख रहे हो, अधिकतम शीर्ष जो ये विस्थापन है, ये हम बताए थे ना, क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। आगे चलिए। आयाम जो है वो तरंग की तीव्रता और ऊर्जा निर्धारित करती है। तरंग की तीव्रता, कितनी स्पीड में तीव्र है, कितनी ऊर्जा है। सुनामी के दौरान लहरों का आयाम क्या होता है? यूं उठेंगी तरंग, यूं, भयानक। कितना आयाम, जब आयाम ज्यादा होगा इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा है। अब देखो, जैसे हम दो प्रकार की तरंगें बनाए, एक बना रहे यूं, ठीक है, एक हमने बनाई यूं, सॉरी एक सेकंड रुकिए, अरे हमने बनाई यूं, ठीक है, और एक तरंग बनाई हमने यूं, तो इनका आयाम ज्यादा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा है। इसमें क्या है? एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तरंग दैर्घ्य की दूरी को निर्धारित करता है। जो तरंग दैर्घ्य हो तो दूरी को निर्धारित, अतः एक कंपन के दौरान तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। गर्त से गर्त के बीच की दूरी हम बताए थे, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, संपीड़न से किन्हीं दो क्रमागत गर्तों और श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो लिखो, क्या लिखोगे? किन्हीं दो, रुकिए एक सेकंड, किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। फिर स्टार बना को लिखिए, तरंग दैर्घ्य दूरी को निर्धारित करता है। अगला स्टार बनाइए, चित्र भी बना लीजिएगा। साफ नहीं आ रहा आप चित्र बना लीजिए, हम स्कूल में करवा देंगे। एक कंपन के दौरान तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक कंपन के दौरान तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जो कम फ्रीक्वेंसी होगी उसमें तरंग दैर्घ्य दूर दूर बनेगी। लो हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब देखो, अब इसको समझो, आप समझो। एक तो यूं बन रहा है ग्राफ दूर वाला, एक जल्दी जल्दी, एक बहुत पास पास, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या होता है वो भी देख लीजिए। कुछ नहीं, लाइट चली गई इसलिए लो लाइट हो गई हुई। आवृत्ति समय का निर्धारक है। जो आवृत्ति और समय का क्या है? निर्धारक। अर्थात एक सेकंड में कोई कण कितना कंपन कर रहा है, आवृत्ति होती है। एक कण यूं 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 यूं, कितनी कंपन। जो डीजे नहीं देखते, रमेश की शादी में, संगीता की शादी में डीजे बज रहा, बेचारा रमेश गया नाचने। सोचो, रमेश कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, रमेश वहाँ है अपने, कहाँ गए, ये इनका पेट निकल आया है, कोई दिक्कत नहीं, नाच रहे हैं संगीता की शादी में, हाथ लग गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करेंगे, पढ़ लिख लेते तो नौकरी लग जाती। आवृत्ति समय का निर्धारक है, अर्थात एक सेकंड में कोई कण कितने कंपन करता है, यही आवृत्ति कहलाती है। हमने कहा था ना, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति होती है। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, तो दोलन कहे, कंपन कहे, वही क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। और जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्घ्य की उल्टी होती है। मतलब अगर ज्यादा आवृत्ति होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। इसका देखो, इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, सबसे कम होगा। तो आवृत्ति अगर ज्यादा है इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा है, और ऊर्जा ज्यादा है तो आयाम भी ज्यादा है। तो जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो आयाम भी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ ऊपर क्या पढ़ा है, आयाम ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, और आयाम ज्यादा। तो चलिए आगे। अब ध्वनि आते हैं। ध्वनि वास्तव में एक कंपन है। ध्वनि क्या है? वास्तव में एक, अच्छा चेहरे पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ध्वनि वास्तव में एक कंपन है और यह व्यक्ति परक प्रभाव है। अर्थात अब ध्वनि क्या है? कंपन है। व्यक्ति परक प्रभाव मतलब यह हर व्यक्ति, भाई किसी को ज्यादा सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, कन्फर्म थोड़ी सबको बराबर सुनाई दे रहा हो। जैसे ये हमारे रमेश को लगती है कानों में मशीन, और ये हमारी संगीता, इनको सुनता है बहुत तेज। तो जो रमेश है वो तो मशीन सुनेंगे। भाई हमने बोला अरे रमेश वाह इधर आओ, तो रमेश को नहीं सुनाई दिया, संगीता को सुना गया। संगीता कह रही रमेश जाओ बुला रहे के सर, लगता है तुम्हारा काला चिट्टा पहुंच गया। अरे रमेश कह रहा अच्छा कब बुलाए हैं सर। तो चूंकि रमेश को क्या है, कान में मशीन लगी, सुनाई कम देता। हमारी आवृत्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा आयाम, हमारी फ्रिक्वेंसी ठीक थी वॉइस की, लेकिन ये व्यक्ति परक है। किसी व्यक्ति को तेज सुनाई देता है, किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अर्थात हमारे कानों की क्षमता पर निर्भर करता है हम कितनी ध्वनि सुन सकते हैं। चूंकि जो ध्वनि होती है
और ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंग की तरह व्यवहार करती है। जो ध्वनि होती है वो कैसी तरंगों की तरह व्यवहार करती है? अनुदैर्घ्य। यह हमारे कानों की सुनने की एक निश्चित सीमा होती है। हमारे कानों की सुनने की क्या होती है? एक निश्चित सीमा होती है, जिसे श्रव्य परास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य परास कहते हैं। अगर कोई पूछे कि आपके कान क्या सुन सकते हैं तो बता देना 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। कितना? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे चलो। आगे ये सब तुम्हारे काम के नहीं है। हाँ, ये सब नहीं है, जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी ना। ध्वनि के सामान्य गुणाओं। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। माध्यम बदलने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है। वो तो कल जब हम प्रकाश पढ़ाए तो प्रकाश भी चाल में परिवर्तन होगा। लेकिन आवृत्ति में, आवृत्ति व आयाम आदि ध्वनि की चाल पर निर्भर नहीं करते। हमने कहा आवृत्ति पे नहीं होगा, जब आवृत्ति पे नहीं होगा तो आयाम पे नहीं होगा। ठोस लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 5130 मीटर दौड़ जाएगी। मीठे पानी में ध्वनि की चाल 1458 मीटर पर सेकंड। नमकीन या खारे पानी में ध्वनि की चाल होती है 1500 मीटर पर सेकंड। अगला, सामान्य हवा में ध्वनि की चाल हमने बताया था 332 से 334 मीटर पर सेकंड, 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे। इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, तापमान बढ़ने, आप अच्छा हटाओ, प्रभाव कुछ डालना, एक्स्ट्रा बनाना कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगर जैसे कोई चीज गर्म, तापमान बढ़े, जैसे गर्मियों में है तो ध्वनि तेज ज्यादा सुनाई देगी, तापमान कम होगा तो ध्वनि में प्रभाव आता है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ने पर, जैसे अगर बारिश हो गई, खुला मौसम है, तब ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। जैसे सुबह के समय में सुनते होगे तो मंदिर में घंटा बजते हैं तो सुनाई देते हैं, वही जब दिन में बजते हैं तो नहीं सुनाई देते। क्यों? दिन में नमी खत्म हो जाती है। अच्छा, दाब का प्रभाव, ध्वनि, ये हटाओ, ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। अच्छा, यदि हवा और ध्वनि का वेग एक ही दिशा में तो बताओ ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। हमने क्या कहे थे? खेत में थे रमेश और संगीता, अब चूंकि रमेश खड़े थे, देखो कैसे होगी। ये अपने रमेश, भाई रमेश को नहीं भूलना है, रमेश बहुत अच्छे आदमी हैं। ये है अपनी संगीता, संगीता के लोग बार भी आ गए। अब संगीता चले, ये रमेश सुन रहे हो? अब चूंकि कहा है हवा बह रही है ऐसी उल्टी, संगीता के मुंह में थपेड़े कर रहा। रमेश और संगीता बीच में खड़े हैं 100 मीटर की दूरी, चिल्लाने में लगी है संगीता। रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हवा तो बह रही है ऐसी उल्टी। अब दिक्कत है, लेकिन रमेश आराम से कहते संगीता पगला गई है लगता है हमको, संगीता को सुनाई दे जाता है। तो चाल बढ़ी कि नहीं? क्योंकि जब रमेश बोल रहे हैं, देखो जब रमेश बोल रहे हैं तो इसी तरफ को तो आ रही हवा, इसी तरफ को तो चल रही हवा, और इसी तरफ को रमेश ने बोल दिया, यहाँ खड़ी संगीता गुस्सा गई और हमको पगला कहते। और चूंकि जब संगीता बोल रही थी इस तरफ को, हवा चल रही थी इस तरफ, तो उल्टा था। तो जब भी हवा की दिशा में ध्वनि बोलोगे तो चाल ध्वनि की क्या होगी? बढ़ेगी। चाल ध्वनि की क्या होगी? बढ़ेगी। उल्टा बोलोगे तो नहीं। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर कर, अर्थात आयाम बढ़ने पर तीव्रता बढ़ जाती। जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा तीव्रता होगी, उतना ही ज्यादा प्रबलता, लाउडनेस, शोर होगा। तीव्रता, आयाम, ये आयाम होता है, ये अधिकतम विस्थापन आयाम। अगर आयाम ज्यादा तो तीव्रता ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता वास्तव में प्राय व्यवहार रूप से मापी जाती है। ध्वनि का जो मात्रक होता है उसको डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक सामान्य में, चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि का तारत्व कहते हैं। देखो भाई, अगर आवृत्ति ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो तारत्व भी ज्यादा, और तरंग दैर्घ्य कम और तरंग दैर्घ्य कम है। समझ रहे? अब तारत्व समझो, सामान्यतः ध्वनि का मोटा या पतला होना क्या होता है? इसको कहते हैं पिच। और जो तारत्व होता है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। ठीक है, तो जो पिच होता है वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तारत्व का। 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, अगर ज्यादा कंपन हो रहे हैं तारत्व देखते हैं आगे। ठीक है, और लंबाई पे भी करता है। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो मोटी। अगर देखो आवृत्ति कम है तो मोटी आवाज, भारी, जैसे हम लोग लड़कों की भारी आवाज, लड़की की सुरीली पतली आवाज, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़। तो जो मच्छर की भिनभिनाहट, अरे हम तो देखने लगे काले से गोरे हुए, लाइट आ गई तो। मच्छर की जो भिनभिनाहट है वो पतली है, उसका तारत्व तो बहुत ज्यादा है, कान बिल्कुल पगला देता है जब कान पे कर। और शेर दहाड़ रहा है, उसका पिच बहुत कम है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है।
ठीक है, ये समझ में ना आ रहा है हमको, जानते हैं, याद लिख लो। शेर की दहाड़ में तारत कम होता है जबकि मच्छर की भिनभिनाहट में तारत ज़्यादा होता है। ये तुम्हारा जो था वो हो गया है। परावर्तन के आधार पर ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगर कोई पूछे कि प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तो बता देना कि परावर्तन के आधार पर ही प्रतिध्वनि होती है। किसी भी ध्वनि के परावर्तन के लिए पारदर्शक सतह और ध्वनि के स्रोतों के बीच 16 से 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किसी भी ध्वनि को हमारा मस्तिष्क 0.01 सेकंड तक बनाए रखता है। कुछ पॉइंट हैं जो बोले हैं, इस क्लास को 2 से 3 बार दौड़ा के देख लेना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चाहते हो कि NCERT क्लास आने लगे, NMS आने लगे, तो हरकतें सुधारो, क्लास देखो, आगे प्रोसेस करो, कोशिश करेंगे आगे से लाने की। आज जो वादा किया था वो पूरा किया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।